जूस हम लोग जंक फूड में क्वांटिफाई करते हैं। तो जूस इज आर जंक फूड्स, ये आप समझिए, चाहे ऐड में कुछ भी दिखाएं, जब तक आप उसे पूरे पल्प के साथ नहीं खा रहे हो वो एक जंक। सर मैं एक बहुत ही आई फील स्टूपिड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, विच इज यूट्यूब पे ना सर ऐसे लाखों दर्जन वीडियोस पड़ी हुई हैं जो ये कहते हैं कि अपने बच्चे को ये खाना खिलाइए जिससे उसका IQ लेवल बढ़ेगा। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। बेसिकली कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है, हो सकता है बच्चे को बुखार हो सकता है उसकी नाक बंद हो सकता है उसके कान में दर्द हो। तो अगर बच्चा लगातार रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करके उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। कुछ मदर्स ऐसे भी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करने से ज़्यादा प्रेफर करती हैं फॉर्मूला मिल्क बाहर से देना, तो व्हाट डू यू फील इज द बेस्ट? Hello everyone and welcome to the Voice of Women, your trusted space for expert advice on parenting and baby care. So if you're a new mother, trust me, this video is going to be very helpful for you. And hello, I'm your host Diya Singh, and today we are joined by Dr. Mayank Rawat. Hello. MBBS MD to answer key questions on your baby's health, nutrition and vaccinations, from essential vaccines to starting solids, boosting immunity and managing common baby issues. We have got everything covered. So let's get started without wasting any further time. Sure sir, should we get started? Yeah, definitely. Alright, so with this everybody, let's get started with the video. So sir, starting with a very basic question first. So the first question should be कि बेबी पैदा हो गया उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत प्रिकॉशियस रहना चाहिए, जिसके बारे में? एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होकर घर आता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब एक्साइटेड होते हैं। और एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जब मैच्योरिटी के साथ आता है तो तैयार होता है नए एनवायरनमेंट को संभालने के लिए। तो ऐसा डरने या घबराने वाली बात नहीं है, प्रिकॉशन वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये कि जब बेबी पैदा हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, जो भी आपने हमारी बातें सुन रहे हैं, मदर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग द बेस्ट थिंग, वही करना है, पूरी कोशिश करनी है। अस्पताल में सिस्टर की हेल्प लेनी है, जो डॉक्टर आपकी डिलीवरी अटेंड कर रहा है उसकी हेल्प लेनी है। कोशिश करनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें, सही से कैसे लैचिंग करना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है वो सीखें। जैसे कि डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही हर औरत जो डिलीवर करती है वो माँ बन जाती है, बट अगेन इट्स अ लर्निंग थिंग, है ना। पहली बार अगर आप माँ बनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। तो जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं। तो किस तरह से पोजिशनिंग करनी है, किस तरह से लैचिंग करनी है, किस तरह से देखना है कि बच्चा फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो प्लीज़ जिस हेल्थ केयर सेटअप में आप लोग का डिलीवरी हो रहा है, आप वहाँ के डॉक्टर नर्स की पूरी मदद लीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि बच्चे को जितना अच्छे से हो सके मदर फीड मिल सके। उसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभि की नाल पे, उसमें कुछ नहीं लगाना है, उसको सूखा रखना है, ठीक है। बच्चे को कोई भी पानी, घुट्टी, शहद, चाय, चीनी का पानी, ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है, ठीक है। WHO का सीधा रिकमेंडेशन ये है कि पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे को बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्ज करना है। और अगर हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, कोई खास रिलीजियस कारण नहीं है, तो जब तक कि नाभि की नाल सूख के ना गिर जाए तब तक उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्पॉन्जिंग करनी है, बच्चे की सफाई रखनी है। बच्चे के स्किन फोल्ड्स जो होते हैं, कान के पीछे हैं, बगलों वाले हैं, गर्दन वाले, स्किन फोल्ड जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार उसमें गंदगी रहती है, कई बार उसमें फुंसियाँ बन जाती है, हमको दिखती नहीं है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जन्म का वैक्सीनेशन डॉक्टर आपको वहाँ पे लगा के देंगे, उसका रिकॉर्ड संभाल के रखना है। और एक फॉलो विजिट होती है जो डॉक्टर आपको जनरली एडवाइस करते हैं 4 या 5 दिन बाद, जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उस फॉलो विजिट के लिए ज़रूर जाना है। उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि बच्चे का पीलिया तो नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे की नाभि की नाल हेल्दी है कि नहीं है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आप पे देखते हैं। तो मोटी चीज़ें यही हैं जो शुरू में हमें ध्यान रखनी होती है। ऑलराइट सर, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 2 सिचुएशंस होते हैं, कुछ मदर्स को ब्रेस्ट फीड करने के लिए इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो इसलिए फॉर्मूला मिल्क का दे यूज, तो फॉर्मूला मिल्क को दे यूज टू फीड देयर बेबी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और कुछ मदर्स ऐसे भी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करने से ज्यादा प्रेफर करती हैं फॉर्मूला मिल्क बाहर से देना, तो व्हाट डू यू फील इज द बेस्ट? देखो, ये तो मैंने सबसे पहले ही बोल दिया कि ये चीज़ सबको समझनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर द बेबी। इससे अच्छी कोई चीज़ ना बनी ना कोई बना सकता है, ठीक है। जो फॉर्मूला आ रहा है, पहले तो सीधे किसी एनिमल का मिल्क ही पिला देते थे, गाय या भैंस का, उसके संग बहुत सारी समस्याएं आई। तो उसका कंपनियों ने उसको रिसर्च करी और बनाने की कोशिश की कि भाई जो एनिमल मिल्क आ रहा है उसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकें और उसे ब्रेस्ट मिल्क के नज़दीक ला सकें। तो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ कंपोनेंट जोड़ते हैं, जिससे उसको ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। पर आप इस बात में आप ध्यान से कोशिश कीजिए कि वो पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क की तरफ। तो जो हमारा गोल है वो तो ब्रेस्ट मिल्क ही है ना, चाहे कितना ही महंगा डब्बा आप खरीद लो, चाहे कितनी अच्छी फैक्ट्री लगा लें,
घूम फिर के जाना तो वो ब्रेस्ट मिल्क तक ही चाहते हैं ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कितनी भी हम फैक्ट्री लगा लो, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लो, वो चीज़ नहीं बना पाएंगे। एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, स्पेशली IgA एंटीबॉडी। वो स्टेबल नहीं है, अगर आप बना के रख भी दोगे तो खराब हो जाएगा। तो वो चीज़ कभी भी निकट भविष्य में आज जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आएगी, इसकी संभावना कम है। दूसरी चीज़, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं, शायद हमको उनके बारे में ठीक से पता भी नहीं है वो भी। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजिकल मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। एक बार एक बच्चा जो अपनी मदर से अटैच होता है, जो मम्मी की आंखों में देखता है, बच्चा मम्मी बच्चे को अपनी गोद में लेती है और अपनी छाती से उसको सींचती है, एक बॉन्डिंग होती है, एक प्यार होता है। वो एक्सप्रेशन अगर एज ए डॉक्टर हमने देखा है कि किस तरह दोनों के आंखों में जो सेटिस्फेक्शन होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है, तो वो चीज़ कभी भी किसी फॉर्मूला से नहीं आ सकती। दूसरी बात, जो एनिमल मिल्क से हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसमें फेरेटिन की मात्रा कैसी होती है, आयरन कॉम्पोजिशन कैसा होता है, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। बहुत लंबा वीडियो बनाया जा सकता है इस बारे में। लेकिन मेन बात यह है कि जो फॉर्मूला है वो उस एनिमल मिल्क की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। मार्केट में बहुत सारे फार्मूला अवेलेबल हैं, अच्छी कंपनी के फार्मूला आप लेके दे सकते हो। लेकिन आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि ये फार्मूला कोशिश कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंचने की, अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, और शायद पहुंचने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी नहीं होगी, आज की तारीख में तो नहीं है, कभी हो पाएगी हम नहीं जानते। तो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे अच्छा ऑप्शन है एक बच्चे के लिए। किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं दे पा रहे हो, एक अलग बात है, पर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम ब्रेस्ट मिल्क ना करके फॉर्मूला दे दें, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। राइट, ठीक है। तो सर ब्रेस्ट फीड की तो हमने बात कर ली कि क्योंकि उसमें हेल्दी एंटीबॉडीज वगैरह सारी चीजें होती हैं, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर बेबी टू प्रोटेक्ट द बेबीज हेल्थ। सब अभी स्टार्टिंग के 6 महीने में बहुत सारे वैक्सीन भी होते हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरीली बच्चों को लगवाने ही चाहिए। बिल्कुल। तो कौन से वैक्सीन आर मस्ट फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, और क्या प्रोसेस होता है उनको करवाने का? वैक्सीनेशन बच्चे का जन्म के साथ ही चालू हो जाता है। जहाँ अस्पताल में बच्चा पैदा होता है वहाँ पे हम लोग उनको BCG, हेपेटाइटिस B और OPV वैक्सीन देते हैं। और फिर जब अगला वैक्सीन होता है वो 1.5 महीने पे होता है, फिर 2.5 महीने, 3.5 महीने पे इस प्रकार वैक्सीन होते हैं। तो एक WHO ने एक रिकमेंडेशन दे रखा है कि ये वैक्सीन सारे लगने चाहिए, हम लोग वो सारे लगाने का रिकमेंड करते हैं। उनमें से बहुत सारी वैक्सीन आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में भी वैक्सीन लगवाते हैं तो बहुत सारी वैक्सीन उनमें से आपको सरकार में फ्री मिल जाती हैं। तो वो वैक्सीन आपको जरूर लगवानी चाहिए। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी की समस्या है, अगर आपके पास पैसे की समस्या, तो भी आपको वो वैक्सीन तो हमेशा लगवानी चाहिए जो कि आपको सरकार मुफ्त में दे रही है। समय निकालना है, जाना है बच्चे के लिए, करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाकी बची हुई WHO रिकमेंडेड वैक्सीन भी आपको लगवानी चाहिए, जो कि आप प्राइवेट में पे करके लगवा सकते हो। प्राइवेट आप चाहो तो सारी की सारी वैक्सीन भी प्राइवेट में लगवा सकते हो, उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर ऑप्शन बता सकते हैं। तो सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। सबसे पहले तो जब नए दांत आते हैं तो वो जो पेन होता है उसमें बच्चा रात रात भर रो रहा है, और पेरेंट्स का सोना और जीना तो न्यूबॉर्न के आने से ऐसे ही हराम हो जाता है। तो ये सारे जो सिचुएशंस हैं उनको पेरेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बच्चे को बेसिकली काम कैसे करा सकते हैं? हाँ, तो जो बच्चा रात रात भर रो रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे के दांत आने की स्थिति तो 5 से 6 महीने के बाद ही आती है, लेकिन बच्चे का रोने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है हफ्ते 10 दिन के बाद। तो कई बार बच्चों में जो रोने की वजह होती है वो हमको स्पष्ट पता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं, अपनी बात बता नहीं सकता। तो सबसे आम वजह जो बच्चे में रोने की होती है वो होती है पेट में मरोड़े आना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं इन्फेंटाइल कोलिक। तो होता क्या है कि आंतें थोड़ी सी आपस में ऐंठ जाती हैं। तो एग्जैक्टली कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बीमारी होगी इसलिए आंतें ऐंठ रही हैं। आंतें इसलिए ऐंठ जाती हैं कि आंतों को प्रॉपर्ली मूव करना नहीं आता। अगर हम एक छोटी सी बात समझें कि अगर हमें चलना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, या आपको गाड़ी चलानी है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे क्लच और एक्सीलरेटर और ब्रेक तीनों को संभालना है। तो आंत में इतनी लंबी आंत होती है, उसको कैसे प्रोपल्शन करना है, कैसे फॉरवर्ड प्रोपल्शन करना है, एक हिस्सा फैलेगा एक हिस्सा सिकुड़ेगा आगे बढ़ेगा। तो बच्चे की आंत भी अभी सीख रही हैं। शुरू में तो पेट में तो उन्होंने कुछ हजम ही नहीं किया, अभी भी सिर्फ दूध हजम कर रही हैं। उनको तैयार होना है 6 महीने बाद सॉलिड डाइट लेने के लिए। तो इसमें हम लोग को सूदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को कंधे पे लेके थपकी दे सकते हैं, हाथ पे उल्टा लेके थपकी दे सकते हैं, गोदी में लेके बाउंस करा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चे पे कर सकते हैं। इसके बारे में मटेरियल अवेलेबल है, आप देख सकते हो, या सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने डॉक्टर जिनको आप दिखाते हो उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछो। पर ये घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, परेशानी होती है, बच्चे को गोदी में लेके घूमना पड़ता है, थपकी देनी पड़ती है, साथ में जगना पड़ता है।
ज़्यादातर केस में कोई बीमारी नहीं होती और कोई ऐसी दवा भी नहीं है कि आप एक दवाई दे दोगे पूरी तरह बंद हो ठीक हो जाएगा। जाएगा, आपको समय ही बिताना है। पेरेंटिंग इज टफ, हमारे पेरेंट ने हमारे लिए करी है और हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। राइट, एब्सोल्युटली। ये चीज़ जनरली 15 दिन से 20 दिन के बीच चालू होती है और आमतौर पर 5 से 6 महीने बाद ये इन्फेंटाइल कोलिक वाली समस्या खत्म हो जाती है। इस बीच में इन्फेंटाइल कोलिक वाली समस्या आती है। कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो पेट में दर्द कम कर सकती हैं, लेकिन हम उन दवाइयों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। और इस बारे में आपको जो भी डॉक्टर आप कंसल्ट करते हो उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है, हो सकता है बच्चे को बुखार हो सकता है उसकी नाक बंद हो सकता है उसके कान में दर्द हो। तो अगर बच्चा लगातार रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करके उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। Absolutely. दूसरी चीज़ है टीथिंग पेन, यानी कि बच्चा जब 6 महीने के आसपास होता है तब उसके मसूड़े फूलते हैं और उस टाइम बच्चे को दांत में बड़ी इरिटेशन होती है। तो टीथिंग पेन उस उम्र पे ज़्यादा मिलता है हमको। जी। टीथिंग पेन मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता आमतौर पे। हम साफ हाथों से उंगली पे मसाज कर सकते हैं, बच्चे को एक स्टील की चम्मच दे सकते हैं जिसके किनारे शार्प ना हो और उससे बच्चे को दे सकते हैं, या टीथिंग टॉयज आते हैं। बस टीथिंग टॉयज में ध्यान रखना है कि सफाई बनी रहे, ऐसा नहीं कि बच्चे ने गिरा दिया, गंदा कर दिया, फिर मुंह में डाल दिया, तो उसका ध्यान रखना है। राइट, ठीक है। तो सर के बताए हुए प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आप, जिससे आपके बच्चे को थोड़ा कम कष्ट होगा। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन नहीं है, नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको बैठ के उसको समय देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है सर, अब हमने बच्चे की टीथिंग की बात कर ली है तो अब सॉलिड फूड पे आ जाते हैं। कौन सा राइट टाइम है जब हमें सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए बेबी के मील में, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको हम सुपर फूड्स की बात कर लेते हैं जो बेबी की इम्यूनिटीज को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं? 6 महीने तक हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करी जाए, यानी कि माँ का दूध पिलाया जाए। 6 महीने के बाद सही समय होता है जब बच्चे को सेमी सॉलिड डाइट इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। तो सेमी सॉलिड डाइट में हम लोग एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें थोड़ा पेस्ट का फॉर्म हो, जो घुटी हुई डाइट हो या मैश डाइट हो, और उसमें हम लोग जो चीज़ें प्रयोग करते हैं दाल, अनाज, फल, सब्जी। तो ये चारों चीज़ें हैं जो आपके कल्चर में, आपके परिवार में क्या चलता है। जैसे आमतौर पे लोग मूंग की दाल से शुरू करते हैं, लाल मसूर की दाल से शुरू करते हैं। लौकी टमाटर को मैश करके दे सकते हैं, गाजर टमाटर को मैश करके दे सकते हैं, आलू को मैश करके दे सकते हैं, सूजी की खीर बना के दे सकते हैं, राइट, साग बना के दे सकते हैं। तो ये मैश्ड फॉर्म में होना चाहिए। इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि मुंह में चिपक जाए, इतना पतला नहीं होना चाहिए कि चम्मच टेढ़ी करते ही गिर जाए। तो इतना होना चाहिए कि चम्मच हल्की सी टेढ़ी करें तो एकदम से ना गिर जाए। और शुरू में जब हम शुरू करेंगे तो उसका टेक्सचर बहुत फाइन होना चाहिए, उसमें दाने नहीं हो चाहिए ताकि नहीं तो बच्चा गैग करेगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा अब उसका टेक्सचर थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने करी सुपर फूड की। हम लोग सुपर फूड के पीछे भाग रहे हैं, सुपर फूड किसी ने बनाया नहीं आज तक। तो द कॉन्सेप्ट इज बैलेंस डाइट। कोई भी एक सुपर फूड नहीं है, लेकिन सारे फूड थोड़ा थोड़ा मिला के सुपर डाइट बन जाती है। राइट। तो हमारे पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया जो सारे एलिमेंट्स हैं डाइट के, उसमें हमारे कुछ कुछ दालें होनी चाहिए, कुछ कुछ सब अनाज होना चाहिए, जिसमें हम चावल और गेहूं, मेनली हम लोग इंडिया में यही ज़्यादा खाते हैं, चावल और अनाज होना चाहिए। कुछ फल और सब्जी भी हम मैश करके दे सकते हैं। फलों का जूस नहीं देना चाहिए, फलों को पल्प के साथ देना चाहिए। जूस हम लोग जंक फूड में क्वांटिफाई करते हैं। तो जूस इज आर जंक फूड्स, ये आप समझिए, चाहे ऐड में कुछ भी दिखाएं, जब तक आप उसे पूरे पल्प के साथ नहीं खा रहे हो वो एक जंक फूड है। तो एप्पल जूस की जगह एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, कैरेट जूस की जगह कैरेट पल्प को टमाटर के या उसमें मैश करके दे सकते हैं। इट शुड बी विद द होल फाइबर, होल पल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। राइट सर, मैं एक बहुत ही आई फील स्टूपिड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, विच इज यूट्यूब पे ना सर ऐसे लाखों दर्जन वीडियोस बड़ी हुई हैं जो ये कहते हैं कि अपने बच्चे को ये खाना खिलाइए जिससे उसका IQ लेवल बढ़ेगा। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या कुछ पर्टिकुलर डाइट से IQ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसको किसी भी तरीके से पूरी तरह सब्सटेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। Alright, so moving on to the very last question, sir. जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके साथ पेरेंट्स को ट्रैवल करना इज क्वाइट अ टास्क, लेकिन पेरेंट्स को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए while they are traveling with their newborn infant? अब ट्रैवलिंग बहुत ही वेग टर्म है। ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं? अगर ट्रैवल हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास खाने की सुविधा अच्छी है, यानी कि ट्रैवल हम अपने ही परिवार में दादा या नाना के कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी अलग प्रकार की होगी। और अगर घूमने जा रहे हैं, किसी होटल में स्टे कर रहे हैं या हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी अलग प्रकार की होगी। तो हमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि बच्चों को ट्रैवल के दौरान
बच्चे की न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा भूखा होगा, परेशान होगा तो इरिटेट होगा, तो परेशान करेगा। अगर लंबी जर्नी है, अगर 12 घंटे की फ्लाइट है या 12-14 घंटे की ट्रेन ट्रैवल है, तो आपको खाने पीने का सारा सामान होना चाहिए, सारा सामान पैक रहना चाहिए, डायपर वगैरह पूरी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। फिर ट्रैवल के दौरान बच्चों को इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, क्योंकि घर के बाहर बच्चे जाते हैं तो काफ़ी सारी भीड़ में जाते हैं, तो उसका ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है तो आप लोगों को मास्क वगैरह लगा लेना चाहिए। कोविड के दौरान तो ये मैंडेटरी हो गया था, अभी भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया, बच्चे का न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पैक्ड फूड का प्रयोग ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हो। इजी टू कुक पैक्ड फूड्स मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं, पर ऐसी जगह पे आप जा रहे हो तो आप पैक्ड उस तरह के फूड आप ले सकते हो, बजाय कहीं बाहर से कुछ ऐसी चीज खरीदी जाए जिसको आपको ठीक से ना पता हो। आप पैक्ड फूड भी ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं जी। कुछ दवाइयां हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, रास्ते में रख सकते हैं, जैसे कि पैरास्टामोल है या फिर पेट दर्द की दवाई, उल्टी की दवाई, 2-3 दवाइयां आप रख सकते हैं। मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा, कोई एंटीबायोटिक साथ लेके ना चलें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक अपने से बच्चे को बीमारी में ना दें। अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लें जी। So everyone, that brings us to the end of this video. हमने वीडियो में मोटी मोटी सारी चीजें अच्छे से कवर की हैं. So we really hope that you like this video. Also, sir has 15+ years of experience and he's of course a pediatrician. So if you want to meet sir in person, you're supposed to visit sir at? I am putting up my practice at Indirapuram in Shaktigan 3. And here's my clinic, Elite Clinic. You can search on Google. Yes. And you can find the place. Yes. And if you are not able to find Sir's clinic, the location will be there. Detailed location will be there in the description box down below. So make sure you are checking that out. And before leaving, make sure you're subscribing to our channel as well for more such informative videos straight from Doctor's Cabin. Okay. Make sure you're subscribing and liking. Bye.